ओके। तो सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वापस पुनः बायोलॉजी क्लास की चर्चा में। तो लास्ट क्लासेस में हम चर्चा कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन की। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मानव जनन के अंदर हमने कुछ क्लासेस कर ली हैं, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शंस और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनको हमने कवर कर लिया है। फाइनली इन दोनों को ख़त्म करने के बाद जो न्यू टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन। तो नेक्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक देखना होगा, फिर हम स्पर्मेटोजेनेसिस पर वापस आगे बढ़ने चाहेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक देखना चाहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में ही, ताकि हमें स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली समझ में आए। तो एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं, आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि गेमेटोजेनेसिस यानी कि इवेंट्स के अंदर हमने सबसे पहली इवेंट पढ़ी थी गेमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन, युग्मक का बनना। बट ये युग्मक कहाँ बनते हैं? टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है। ठीक है, मेन रिप्रोडक्टिव यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर नेसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो हमें सबसे पहले मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ना था, इसलिए हमने क्या किया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। देन फीमेल के अंदर भी ओवरी इंपॉर्टेंट है और बाकी ऑर्गन भी इंपॉर्टेंट है, तो हमने क्या किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर किया। देन हम स्पर्मेटोजेनेसिस की यदि हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या, उसके लिए हमें कुछ बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग नए हैं शायद, और बाकी जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको कोई डाउट है तो वो देख लें एक बार। देखो, गेमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस हटाओ, पहले हम बात करें गेमेटोजेनेसिस। किसकी बात कर रहे हैं? गेमेटोजेनेसिस की। ठीक है, गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस का मतलब यानी क्या है? युग्मक जनन। गेमेटोजेनेसिस युग्मक जनन। तो हमने ये देखा था कि गेमेटोजेनेसिस का यानी युग्मक जनन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गेमेट यानी युग्मक का बनना। ठीक है, युग्मक का बनना, युग्मक का बनना। ठीक है, तो युग्मक का बनना ही क्या कहलाता था? युग्मक जनन यानी फॉर्मेशन ऑफ गेमेट को हम क्या कहते थे? गेमेटोजेनेसिस। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि गेमेट, दिस इज अ गेमेट, और जेनेसिस दो वर्ड से मिला है। तो गेमेट का मतलब गेमेट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन यानी गेमेट का बनना। दिस प्रोसेस नोन एज गेमेटोजेनेसिस। अब गेमेटोजेनेसिस का मेन, गेमेटोजेनेसिस हो क्यों रही है, मेन मुद्दा क्या है? तो मेन मुद्दे, मेन मकसद हमारा गेमेटोजेनेसिस का क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। अब गेमेट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, गेमेट कितने टाइप के देखने को मिलते हैं? दो प्रकार के ह्यूमन के अंदर। एक होता है फीमेल गेमेट, एक होता है फीमेल गेमेट, और एक होता है मेल गेमेट। ठीक है, एक होता है फीमेल गेमेट और एक होता है मेल गेमेट। तुम्हें पता है कि फीमेल गेमेट को हम क्या कहते थे? स्पर्म। ठीक है, ये सब पढ़ा चुका हूँ बेटा, फिर से रिव्यू करा रहा हूँ ताकि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मेल गेमेट होता है स्पर्म और फीमेल गेमेट क्या होता है? ओवम। ठीक है, सबको क्लियर होगा ये कि मेल गेमेट को स्पर्म कहते हैं, फीमेल गेमेट को ओवम कहते हैं। ये दोनों किसका परिणाम है? गेमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन का परिणाम है, यानी युग्मक जनन की क्रिया के द्वारा बनते हैं। बट जो मेल गेमेट है, जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन के जो प्रोसेस है, ठीक है, स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस है, इसको हम कहने लगते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, गेमेट बनाने को हम क्या कहते थे? गेमेटोजेनेसिस। तो गेमेट तो दो तरीके के हो सकते हैं, एक मेल गेमेट हो सकता है, एक फीमेल गेमेट हो सकता है, और मेल गेमेट को हम स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म कहते हैं। ठीक है, जो मेल गेमेट है हम उसको स्पर्म कहते हैं। तो यदि मैं स्पर्म को बनाना चाहूँ तो दिस प्रोसेस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसी तरीके से फीमेल गेमेट को हम क्या कहते हैं? ओवम। तो यदि आप ओवम को बनाना चाहोगे तो ओवम को बनाने की प्रोसेस दिस नॉन ओजेनेसिस, उसको हम क्या कहेंगे? ओजेनेसिस। तो एक्चुअली स्पर्म बनाने की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम बनाने की प्रोसेस ओजेनेसिस। और ये है क्या दोनों? स्पर्म और ओवम क्या है? गेमेट। तो इन दोनों को मिला दें तो क्या बनता है? गेमेटोजेनेसिस। यानी जो आप पढ़ रहे हो गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस जो है, गेमेटोजेनेसिस जो है, उसके अंदर जेनेसिस, इसके अंदर दो प्रोसेस होती हैं। एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक होती है oogenesis।
oogenesis, ध्यान रखना, एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक oogenesis। तो गेमेटोजेनेसिस मतलब क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, यानी कि युग्मक का बनना। क्लियर है? अब युग्मक दो तरीके से बन सकते हैं, एक स्पर्म और एक ओवम। तो जो स्पर्म को बनाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन यानी स्पर्म को बनाएगा। और oogenesis क्या करेगा? ओवम का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ओवम को बनाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि गेमेटोजेनेसिस में आप कौन सा गेमिट बना रहे हो, उसके आधार पे आप बोलोगे। यदि गेमेटोजेनेसिस के द्वारा आपने स्पर्म बनाया तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और यदि गेमेटोजेनेसिस के द्वारा आपने ओवम बनाया तो दिस प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। यानी डायरेक्टली यदि हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? गेमेटोजेनेसिस का टाइप है। और oogenesis क्या है? वो भी गेमेटोजेनेसिस का टाइप है। तो युग्मक जनन जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन कहते हैं इसको, शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे क्या होगा? इससे बनेगा स्पर्म। और oogenesis को कहते हैं अंडाणु जनन, अंडाणु जनन। और इससे क्या बनेगा? ओवम। तो गेमेटोजेनेसिस के अंदर आपने क्लियरली आपने देखा कि दो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म को बनाएगा, और oogenesis यानी कि अंडाणु जनन जो कि ओवम को बनाएगा। इतना आपको पहले से क्लियर है और एक बार मैंने रिव्यू करा दिया। अच्छा, अभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस में जाने से पहले मैं वापस से आपको कुछ चीजें बात करूंगा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनेंगे कहाँ? मेल की बॉडी में कहाँ पे बनेंगे? टेस्टिस में। तो एक्चुअली टेस्टिस में कहाँ बनेंगे? तो टेस्टिस का थोड़ा सा डायग्राम वापस से आप देख लो, ठीक है? जिनको याद है तो अच्छी बात है, जिनको याद नहीं वापस से एक बार देख लो। चलो देखो, हमने क्या देखा था टेस्टिस के अंदर? हमने टेस्टिस के अंदर ये देखा था कि क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, ठीक है? तो टेस्टिस के अंदर होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होते थे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होते थे? इन सेल्स होती थी, कितनी सेल्स? तीन। एक होती थी कौन सी? जर्म सेल, एक होती थी जर्म सेल, एक होती थी सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, और एक होती थी लीडिंग सेल, लीडिंग सेल। या फिर इसी को हम क्या कहते थे? इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है? यानी हमने क्या देखा था टेस्टिस के अंदर कि भाई टेस्टिस में जब आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उन टेस्टिकुलर लोब्यूल में जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर तीन सेल थी, एक होती थी जर्म सेल, एक होती थी सर्टोली सेल, और एक होती थी लीडिंग सेल, ठीक है? अच्छा, ये जर्म सेल का काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन करना। क्या काम होता है इसका? स्पर्म प्रोडक्शन करना, ठीक है? सर्टोली सेल का काम होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म। यानी इसका काम हो गया कि स्पर्म को न्यूट्रिशन देना। अच्छा, तो फिर लीडिंग सेल जो है हमारी इंटरस्टिशियल सेल है, लीडिंग सेल है, इसका काम क्या है? तो लीडिंग सेल का काम क्या है? एंड्रोजन को सिक्रेट करना, एंड्रोजन सिक्रेशन, एंड्रोजन सिक्रेशन। और एंड्रोजन सिक्रेशन यानी कि हार्मोन। एंड्रोजन क्या है? हार्मोन है। और एक कौन सा हार्मोन है? एंड्रोजन में अंदर फीमेल है तो मेल के अंदर कौन सा एंड्रोजन हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो एक्चुअली मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आपने क्या पढ़ा था। तो टेस्टिस के अंदर आपने पढ़ा था कि हम यदि डायग्राम के थ्रू समझे तो आपने देखा था एक ओवल शेप टेस्टिस होता है। इस टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? चेम्बर्स होते हैं, जिसको हम कोस्ट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होते थे 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, किसी के अंदर 3 होते थे, किसी के अंदर 2 होते थे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को जब आप जूम करके देखते थे तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप की सेल होती थी, एक अंदर होती थी यहाँ, और एक, ठीक है, एक सेंटर में होती थी, एक पेरीफेरी में होती थी। तो जो पेरीफेरी में होती थी उसको हम सर्टोली सेल कहते थे, सर्टोली सेल। और जो अंदर होती थी उसको हम क्या कहते थे? सॉरी, जो बाहर होती थी उसको हम जर्म सेल कहते थे, ठीक है? जर्म सेल। और एक थी सर्टोली सेल। जर्म सेल जो सर्टोली सेल है
तो ऐसे करके बहुत सारे क्या होते थे सेमिफेस्टिब्यूल, और उनके बीच में भी सेल्स होती थी, और उन सेल को हम क्या कहते थे, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल। इसलिए मैंने आपको बताया कि 3 टाइप की सेल्स आपको हमने पढ़ाई थी, सर्टोली सेल, जर्म सेल एंड लीडिंग सेल। तो सर्टोली, इन तीनों सेल का काम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखना पूरा। जब आपसे किसी ने पूछा कि सर्टोली सेल क्या करती है, तो आपको बताना है कि ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन किसको, स्पर्म को। किसी ने पूछा जर्म सेल क्या करती है, तो ये स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। किसी ने पूछा लीडिंग सेल का काम क्या है, तो ये लीडिंग सेल क्या करती है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती है, जो मेल होने के लिए बहुत ज्यादा क्या रिस्पॉन्सिबल। तो ये मैंने आपको टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता दिया, और आपको गेमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और जेनेसिस क्या होता है वो बता दिया। ध्यान रखो भी, स्पर्मेटोजेनेसिस डिटेल में करना है, अभी हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस में चाहता हूँ कि उससे पहले आपको पूरे बेसिक क्लियर हो, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया तुम्हारा जितना हमने पढ़ा था। अब मैं आपको एक बेसिक पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, और उसका रीजन क्या है पढ़ाने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस आपको जब मैं पढ़ाऊं तो आपको क्लियरली समझ में आए। देखो, क्या समझाना चाहूंगा, सेल डिवीजन के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का मतलब होता है कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन। तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की मैं बात करूं, तो सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है, देखो 11 में पढ़ा है, बहुत लोग भूल गए होंगे, इसलिए मैं एक बार रिव्यू करा रहा हूँ कि सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कितने टाइप का होता है। 2 टाइप से जनरली देखने को मिलता है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है माइटोसिस, और एक होता है मियोसिस। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। जो माइटोसिस है, इसको हम कहते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और जो मियोसिस होता है, उसका नाम होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, विभा विभाजन। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन एंड समसूत्री विभाजन। तो जो माइटोसिस है और जो मियोसिस है, तो ये है क्या, तो आप देखो कि जो माइटोसिस है समसूत्री, उसका नाम है समसूत्री। सूत्री मतलब क्रोमोसोम, सम मतलब समान, तो सेम क्रोमोसोम। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जब डिवीजन होगा तो सेम क्रोमोसोम मिलेगा, सेम क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेल। जो सेल हमें मिलने वाली है, यानी समसूत्री विभाजन होगा तो सेल का डिवीजन होगा। तो जब माइटोसिस होगा, सेल का डिवीजन होगा, तो हमें सेम नंबर ऑफ सेल मिलने वाली है, सेम क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेल मिलने वाली है। इसका मतलब ये है कि यदि शुरू में सेल 2n थी, तो जब माइटोसिस होगा, ठीक है, जब माइटोसिस होगा तो सेल कितनी मिलेगी, 2n ही मिलेगी। यानी कि 2n का मतलब मान लो 46 क्रोमोसोम है, तो जब माइटोसिस हो जाएगा तो भी कितनी सेल मिलेगी, 46 ही मिलेगी। यानी सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 ही होंगे। अब हम बात करते हैं मियोसिस की। तो समसूत्री में ध्यान रखना, समसूत्री सेम क्रोमोसोम, यानी जो क्रोमोसोम पहले था वही क्रोमोसोम हमें बाद में मिलेगा। लेकिन यदि बात करूं मियोसिस की, तो मियोसिस के अंदर भी जब आप जाके देखते हो, तो मियोसिस के अंदर हमें 2 स्टेप देखने को मिलती हैं, पढ़ा होगा। एक होता है मियोसिस 1, मियोसिस 1, और एक होता है मियोसिस 2। एक होता है क्या, मियोसिस 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। यानी अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2। यानी क्योंकि मियोसिस दो फेज में होती है, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन 1 यानी मियोसिस 1, और एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 में हाफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं, क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। हाफ का मतलब ये है कि जब भी आप मियोसिस 1 करोगे तो क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, यानी रिडक्शन हो जाएगा। क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्रोमोसोम रिडक्शन हो जाएगा, कैसे देखो, 2n से यहाँ पर मुझे कितने मिलेंगे, n। क्या मिलेंगे, n, क्योंकि नाम ही अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन जो 1 है, ये भी याद रखना है, अर्धसूत्री विभाजन जो 1 है, उस 1 के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो आधे हो जाते हैं, 2n से n हो जाता है। यानी यदि मैं नंबर से बात करूं तो 46 क्रोमोसोम यदि हो आपके पास, तो कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। ठीक है, 46 से कितने क्रोमोसोम मिल जाएंगे आपको, 23। ये किस में होता है, म्योसिस के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं म्योसिस 2 के अंदर। तो म्योसिस 2 के अंदर क्रोमोसोम सेम ही रहते हैं, क्रोमोसोम नंबर
सेम इन द सेल। यानी किसी भी सेल के अंदर जब मियोसिस 2 होगी तो क्रोमोसोम नंबर सेम ही होंगे। सेम ही होंगे का मतलब ये देखो, इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे इसको, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि आपके पास क्रोमोसोम कितने था, n था, तो डिवीजन के बाद कितना होगा, n ही रहेगा। यानी देखो, या 2n होगा तो डिवीजन के बाद कितना रहेगा, 2n ही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कैसा काम हो रहा है, जो म्यूसिस है, म्यूसिस के अंदर किस टाइप का काम हो रहा है, म्यूसिस के अंदर काम हो रहा है माइटोसिस की तरह। कैसा हो रहा है, माइटोसिस की तरह। यानी मियोसिस जो 2 है वो एग्जैक्ट सेम होती है किसकी तरह, समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस की तरह। कौन सी, मियोसिस 2, मियोसिस 1 नहीं। तो ध्यान रखना कि मियोसिस 2 और माइटोसिस एक जैसे होते हैं, जबकि मियोसिस 1 अलग होता है। कैसे अलग होता है, तो हमने ये देखा कि जब मियोसिस की बात करोगे तो चीजें आधी हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, हाफ। कैसी हो जाएंगी, हाफ। यदि क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 46 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। ठीक है। और किसके अंदर, म्यूसिस के अंदर। लेकिन यदि हम माइटोसिस की बात करो तो 46 यदि क्रोमोसोम है तो डिवीजन के बाद कितने रहेंगे, 46 ही रहेंगे। इसी तरीके से यदि म्यूसिस 2 की बात करो तो म्यूसिस 2 में भी 46 हैं तो 46 ही रहेंगे, और 23 हैं तो 23 ही रहेंगे। यानी सिर्फ इतना समझना है कि समसूत्री विभाजन और म्यूसिस 2 के अंदर समान डिवीजन होता है। समान का मतलब क्रोमोसोम जितने पहले थे उतने डिवीजन के बाद भी देखने को मिलेंगे, विभाजन के बाद भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यही बात करें म्यूसिस के अंदर, तो म्यूसिस में जो म्यूसिस फर्स्ट है हमारी 1 है, उसमें ऐसा नहीं होता। कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। कितना हो जाता है, आधा। क्लियर है। तो अल्टीमेटली आपने ये समझा यहाँ पे फाइनल। इसको थोड़ा सा क्लियर करके मैं वापस से लिखता हूँ। इनको बोले आवाज नहीं करें यार। ठीक है, चल। तो इसको हटा के मैं वापस से फाइनल जो डिसीजन या जो इसका कंक्लूजन है उसको अपन लिखते हैं कि हमने क्या सीखा इससे। तो सेल डिवीजन में हमने देखा कि दो टाइप का डिवीजन होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन माइटोसिस, और एक होता है मियोसिस यानी कि अल्पसूत्री विभाजन। तो हमने क्या देखा है, चलो एक बार जल्दी से देखते हैं। देखो, तो हमने क्या देखा, हमने देखा सेल डिवीजन के अंदर, कोशिका विभाजन के अंदर, कि डिवीजन दो तरीके से होते हैं। एक होता है माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, और एक होता है मियोसिस यानी कि असूत्री विभाजन। मियोसिस के अंदर दो प्रोसेस हैं, 1 और 2। तो जो इसकी माइटोसिस में क्या होता है कि यदि 23 है तो 23 ही रहेगा, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो 46 ही रहेगा। इसी तरीके से यदि मियोसिस 1 की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, यदि 23 है, सॉरी 46 है तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो 40 है तो 20 हो जाएगा, यानी आधा हो जाता है। लेकिन यही मान लो मियोसिस 2 है तो मियोसिस 2 बिल्कुल किसकी तरह होता है, माइटोसिस की तरह होता है। यानी 23 से 23, 46 से 46। अब यदि आपको इतना क्लियर हो गया होगा तो हम अब पढ़ सकते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, शुक्राणु जनन क्या होता है। क्लियर है। चलिए, तो आपको हमने इंट्रोडक्शन दिया टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस के अंदर कौन सी सेल पे क्या काम हो रहा है, और फिर हमने देखा कि ये समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन कैसे होता है और किस डिवीजन में क्या होता है, ये फाइनली आपने देखा। अब हम देखने वाले हैं किसके बारे में, कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती कैसे है। स्पर्मेटोजेनेसिस हमें पढ़ना था, लेकिन इतना टाइम इसलिए दिया है ताकि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस एक बार में ही समझ में आ जाए, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, चलो। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की यदि हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब आपने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। शुक्राणुजनन की यदि हम बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस का आपने क्या पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपके का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी शुक्राणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। और ये क्रिया होती कहाँ है, ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, टेस्टिस में होती है। अच्छा, किसी ने पूछा टेस्टिस में कहाँ होती है, तो सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है ना। और सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स में कहाँ होती है, तो वहां पे होती है जर्म सेल, है ना।
जर्म सेल, और जर्म सेल के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कांच की तरह कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस हो कहाँ रही है, तुम बोल देते हो टेस्टिस में हो रही है। अच्छा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूँ टेस्टिस में कहाँ हो रही है, तुमने बोला सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रही है। अच्छा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में कहाँ हो रही, तो आपने बताया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो लेयर है, एक जर्म सेल है और एक कौन सी, सर्टोली सेल। तो जो जर्म सेल है वो करवाएगी क्या, स्पर्म का प्रोडक्शन, यानी स्पर्म को बनाएगी। तो आपकी इस बात से मैं सहमत हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, चलिए, तो कैसे होगा, मतलब प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की होगी कैसे, आपने बता दिया कहाँ पर हो रही है और आपने बता दिया स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, बट होगा कैसे, होगा कैसे, तो आओ देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमने बताया जर्म सेल, जर्म सेल में आपने देखा कि जर्म सेल, यहाँ पे मैं वापस से लिखता हूँ कि जर्म सेल जो है हमारी, जर्म सेल, जर्म सेल के अंदर होता है क्या, माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस। और माइटोसिस के बाद ये क्या करती है, बनाती है स्पर्मेटोगोनिया। जर्म सेल क्या बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा, जर्म सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2n। 2n का मतलब ध्यान रखना 46। जर्म सेल जो है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 यानी कि 2n। उसके अंदर आपने करा दिया माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, अभी पढ़ा क्या। और समसूत्री जब भी होता है तो क्रोमोसोम आधे होते हैं क्या, कि सेम रहते हैं, पढ़ा क्या है, गलत नहीं बोलना है, सेम रहते हैं 2n। दोनों में ही क्या रहेंगे, 2n रहेंगे। अब ये जो बना है इसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम होता है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो जर्म सेल के अंदर माइटोसिस होता है और माइटोसिस से फॉर्म होता है क्या, स्पर्मेटोगोनिया। अब इस स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, तो इसमें इसमें से एक को हम क्या करेंगे, रिजर्व कर लेंगे। रिजर्व मतलब आगे काम आएगी। एक को रिजर्व कर लेते हैं और एक को वापस से क्या करते हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, इसका ग्रोथ करते हैं। क्या करेंगे, ग्रोथ। आपने शुरू में देखो सेल मैंने क्यों पढ़ाई थी, हमने बोला था कि जो जर्म सेल है, सर्टोली सेल के जर्म सेल है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, उसका काम होता है, जनन कोशिका का काम होता है कि वो क्या बनाएगा, स्पर्म। बट स्पर्म कैसे बनाएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन एक सेल और बताया था, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम क्या था, न्यूट्रिशन देना। किसको न्यूट्रिशन देती थी, स्पर्म को। तो कैसे देती थी, देखो, जर्म सेल जनन कोशिका ने क्या किया, माइटोसिस किया, और माइटोसिस के बाद उसने क्या बनाया, स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो बिल्कुल सेम होगा किसके, जर्म सेल के, क्योंकि इनके बीच में कौन सा डिवीजन हुआ है, समसूत्री विभाजन। तो जब भी समसूत्री विभाजन होता है क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, वो आधे नहीं होते हैं और ना ही डबल होते हैं। अच्छा, इसमें से हमने एक रिजर्व कर लिया है और एक को ग्रोथ करा दिया। जैसे ग्रोथ कराओगे तो साइज हो जाएगा बड़ा। भाई ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, साइज बड़ा कर दिया आपने। साइज बड़ा हुआ कैसे, तो ग्रोथ के अंदर तुमने इसको क्या दिया है, फूड। वही सटोली सेल थी ना, न्यूट्रिशन देगी, फूड। फूड लेने के बाद क्या हो जाएगा, उसकी वृद्धि हो जाएगी। और जैसे ही वृद्धि हो जाएगी तो इसका नाम हम बोलने लगेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या नाम देंगे इसको हम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगी म्योसिस वन। क्या होगी, म्योसिस वन। और म्योसिस जो वन है, म्योसिस वन है, आपको पता है म्योसिस वन के अंदर क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। यानी कि चीजें आधी हो जाती है म्योसिस वन में। आधी हो जाती है मतलब सेल तो बनेंगी दो, ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो कैसा हो जाएगा, अब एन एन। भाई डिवीजन का मतलब क्या हुआ, सेल डिवाइड करके दो बना लिया। लेकिन क्योंकि म्योसिस हुआ है तो म्योसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते हैं, एन एन हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं ना। तो दोनों में क्या हो जाएगा, एन एन आधा हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा, अच्छा इसका नाम क्या होगा जो बना, इसका नाम होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसके अंदर क्या होगा, कि इसके अंदर भी क्या होगा, म्योसिस टू होगी। ये मतलब म्योसिस टू, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या होगा, म्योसिस टू होगी, क्योंकि दो सेल बनी थी, यानी दो स्पर्मेटोसाइट बने थे। तो दो स्पर्मेटोसाइट बने थे, तो दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, म्योसिस टू। जैसे म्योसिस टू होगी तो तुम्हें पता है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर आधे नहीं होते, ये समसूत्री की तरह होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं। तो जितनी भी सेल बनने वाली हैं सब के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे। सेम का मतलब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में था एनएन था, उसी तरीके से इनके अंदर भी क्या होंगे, एनएन। अब ये इनको क्या नाम, क्या, लेकिन नाम तो अलग हो जाएगा। इनका नाम हो जाएगा स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। ठीक है,
लेकिन हमें बनाना क्या था, स्पर्म। यहाँ तो बना है स्पर्मेटिड। लेकिन तुम्हें स्ट्रक्चर पता है कि स्पर्म सांप की तरह होता है, ये गोले जैसे नहीं होते। तो जो स्पर्मेटिड बना है, इस स्पर्मेटिड में इस स्पर्मेटिड में एक प्रोसेस होगी जिसका नाम होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कौन सी प्रोसेस होती है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा हम क्या करेंगे, इन चारों के अंदर, ये जो चार स्पर्मेटिड बनाए हैं, इनके अंदर हम टेल लगा देंगे इस तरीके से, स्पर्म की तरह, इस तरीके से। ठीक है, ये टेल लग जाएगी। ठीक है, और इसमें ऐसे ही होते हैं सांप की तरह। तो चार बन गए, और इस सब के अंदर कितने क्रोमोसोम है? एन। कितने हैं? एन। क्यों? क्योंकि इस बार तो डिवीजन ना तो माइटोसिस कराया तुमने, ना म्यूसिस कराया, स्पर्मियोजेनेसिस कराया। तो स्पर्मियोजेनेसिस जो है उसका काम होता है कि जो स्पर्म आपने, जो स्पर्मेटिड बनाए थे, उनके अंदर पूंछ लगा दो, टेल लगा दो, ताकि वो चलन में सहायक हो जाए। यानी कुल मिला के आप स्पर्म बना दो उनको, क्योंकि स्पर्म तो गोल नहीं होते। स्पर्म कैसे होते हैं? सांप की तरह, इस तरीके से होते हैं। आपने देखो, आप भी आगे दिखाऊंगा हम भी। ठीक है, इस तरीके से सांप की तरह होते हैं स्पर्म। तो आपने जो स्पर्मेटिड बनाए थे उनको एक्चुअल में स्पर्म बनाना है, तो स्पर्म बनाने की दिस प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। और आपके पास क्या मिलेंगे? चार स्पर्म। कितने? एक, दो, तीन और चार। चार स्पर्म क्यों बन रहे? क्योंकि आपने लास्ट में कितने स्पर्मेटिड बनाए थे? चार। तो चार स्पर्मेटिड बनाए थे, तो कितने स्पर्म बनेंगे? चार। तो ध्यान रखना, एक स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमें कितने सेल्स मिलते हैं? चार सेल्स मिलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म। तो दिस इज अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी ये बात हो गई किसके बारे में? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। वापस से एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु बनना, यानी इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अच्छा, ये कहाँ पर होता है? तो हमने देखा टेस्टिस के अंदर होता है। लेकिन टेस्टिस के अंदर कहाँ? टेस्टिस के अंदर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है वहां। अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कहाँ? जर्म सेल में। हमने बताया था आपको टेस्टिस, उसमें बताया था इस तरीके के क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल। फिर उसको बताया था किसी के अंदर दो, किसी के अंदर तीन पार्टीशन होते हैं। फिर उसके अंदर बताया था सेल्स होती हैं, जर्म सेल। और जर्म सेल के अंदर होगा स्पर्म फॉर्मेशन। तो कैसे होगा वो देखते हैं। तो जर्म सेल के अंदर कौन भाई? जर्म सेल है, तो जर्म सेल के अंदर सेल यानी कोशिका, जनन कोशिका। तो जनन कोशिका किसकी बात करें? भाई मेल की बात करें, तो मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 2n यानी 46। कितने क्रोमोसोम? 2n 46। अब इसमें क्या कराना है आपको? स्पर्म बनाना है। तो स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस है ना, वो कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मल्टी स्टेप प्रोसेस, यानी उनके अंदर बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो हमने देखा पहली चीज क्या होती है इसके अंदर, कि माइटोसिस होता है। पहला क्या होता है? माइटोसिस। और माइटोसिस के बाद सेल डिवाइड कर जाती है, और जब भी माइटोसिस होता है तो क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं। तो क्रोमोसोम 2n थे, तो बाद में भी 2n रह गए। अब जो बने तो इनका नाम अलग अलग देना है। पहली बार जो बना उसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया के अंदर हमने एक को रिजर्व कर लिया। रिजर्व मतलब ये आगे काम आएगा, आगे काम के लिए रखा इसको, रिजर्व कर लिया आगे के लिए। और एक को हमने क्या करा दिया? ग्रोथ। यानी उसको हमने न्यूट्रिशन देते गए, भोजन देते गए, जो सर्टोली सेल बनाती है, उसको न्यूट्रिशन देते देते उसकी हमने ग्रोथ करा दी, तो उसका साइज क्या हो गया? बड़ा। तो साइज बड़ा हो गया, इसका नाम हमने दे दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी प्राथमिक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक। हिंदी में इनके नाम मुझे याद नहीं है, तो आप लोग नोट्स में अभी हिंदी के जब दूंगा तो उसमें देख लेना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या होगा उसके अंदर? अब जो प्रोसेस आएगी म्यूसिस। लेकिन म्यूसिस कौन सी होगी? पहली याद रखना, म्यूसिस वन। जो म्यूसिस वन होती है तो चीजें आधी हो जाती हैं। कौन सी चीजें? क्रोमोसोम। तो जो 2n था अब वो आधा हो जाएगा, यानी n। तो n का मतलब क्या हो जाएगा? 23, क्योंकि 2n का मतलब क्या था? 46। तो n का मतलब 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। फिर इसी के अंदर हमने क्या करा दिया? ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने? दो। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो बनेंगे, क्योंकि एक बार डिवीजन हो गया। अब इसके अंदर फिर से डिवीजन करा रहे हैं, कौन सा? म्यूसिस टू। तो दोनों सेल के अंदर म्यूसिस टू होगा, तो एक सेल से दो बनेंगे, क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड। एक सेल से दो क्या बने? स्पर्मेटिड। और दूसरी वाली सेल से भी दो बनेंगे, क्या? स्पर्मेटिड। तो टोटल कितने स्पर्मेटिड? चार स्पर्मेटिड। और इनके अंदर क्रोमोसोम क्या होगा? सेम। रीजन, क्योंकि म्यूसिस जो टू है वो बिल्कुल किसकी तरह होती है? माइटोसिस की तरह। ठीक है, इसके बाद हमने देखा अभी तो स्पर्म हमें नहीं मिले, तो ये तो स्पर्मेटिड है, तो हमने क्या किया? एक स्टेप अभी बची है, उसको भी करवा दो। उसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। जब आप स्पर्मियोजेनेसिस करा दोगे तो अल्टीमेटली उनके अंदर क्या डेवलप हो जाएगी? टेल। और टेल जैसे डेवलप हो जाएगी, इनका नाम क्या हो जाएगा? स्पर्म। क्या नाम हो जाएगा? स्पर्म। तो स्पर्म बनाने की, स्पर्म बन गया। तो स्पर्म बनाने की जो ये प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये आएगा
कि यदि एक स्पर्मेटोसाइट है तो कितने सेकंड स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, तो दो। फिर आएगा एक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, तो चार स्पर्मेटिड बन रहे हैं एक स्पर्मेटोसाइट से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। तो ये मतलब ये जो अपन ने एक फ्लो चार्ट देखा, इसमें से बीच में से क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ लिए जाएंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में सीधे 5 मार्क्स का आएगा और ये पूरा डायग्राम बना के कुछ थ्योरी लिखनी है। कौन सी थ्योरी लिखनी है, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, थ्योरी में वही लिखा है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जो हमने अभी बातें बोली हैं लिखते समय, इनको फ्लो चार्ट बनाते समय, वो सब थ्योरी में लिखा हुआ। क्लियर? चलिए, तो रोल ऑफ हार्मोन इन स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर है सभी को? कोई डाउट है क्या, कुछ पूछना है तो एक बार बता दो, नहीं तो रोल ऑफ हार्मोन में चलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में किसी को कोई डाउट है, कुछ भी अभी तक जितना बताया उसमें कुछ पूछना चाहते हो, कोई सवाल मन में, जल्दी बोलो। कोई डाउट? हाँ, स्पर्म बनने की प्रोसेस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होगी, जो जर्म सेल है, जर्म सेल के अंदर होगी। जर्म सेल ही सारे काम करेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब टेस्टिस के बारे में पढ़ा रहा था, तो टेस्टिस के अंदर हमने बताया था कि जो शुक्राणु बनाएगा, वो शुक्राणु कौन बनाएगा, जर्म सेल बनाएगा। तो जर्म सेल का ही काम है स्पर्म को बनाना, सर्टोली सेल का काम नहीं है, लीडिंग सेल का काम नहीं है, यहाँ तक कि पूरे टेस्टिस का काम नहीं है। टेस्टिस के अंदर जो सेल है ना, जर्म सेल, जनन कोशिका, उसी का काम है किसको बनाना, स्पर्म को बनाना। तो जो स्पर्म की बनाने की प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर हो रही है, टेस्टिस के अंदर हो रही है, जर्म सेल के अंदर। यानी टेस्टिस में तो हो रही है, लेकिन टेस्टिस में कहाँ हो रही है, जर्म सेल के अंदर हो रही है। क्लियर है? ओके, और कोई डाउट किसी को? ठीक है, एक काम, ओके ओके, तो अपन एक काम करते हैं, अब आगे चलते हैं, इसके बाद टाइम बचेगा तो मैं एक बार वापस से स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर करूंगा। ओके, चले। तो रोल ऑफ हार्मोन इन स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कौन कौन से हार्मोन है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करते हैं। ठीक है, हिंदी में बात करें तो एक ऐसे कौन से हार्मोन है जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कराएंगे। और ये भी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइनों में दिया हुआ है, तो मैं इसको एक फ्लो चार्ट से द्वारा आप समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। देखो, ये उनको अच्छा समझ में आएगा जिन्होंने थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो गेनोड्स हैं, टेस्टिस, ओवरी, उनके बारे में, हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा तो। और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको मेहनत लगी, बट देखो, हमारी बॉडी में ब्रेन के पास एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। क्या नाम होता है, हाइपोथैलेमस। ब्रेन के पास एक पार्ट है जिसका नाम है क्या, हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के पास दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन निकलता है और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। ये पहले एंडोक्राइन में पढ़ाया था कि जो हाइपोथैलेमस है वो हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम पे कंट्रोल करता है, यानी हार्मोन निकालने वाले तंत्र पे काम करता है, उसको कंट्रोल करता है कि कब निकालना है कब नहीं निकालना है। तो इसी तरीके से ये हाइपोथैलेमस अभी सिर्फ जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल अदा कर रहा है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, पूरा एंडोक्राइन नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम होता है जीएनआरएच। क्या नाम होता है, जीएनआरएच। इसका फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग गेनोडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख गया है रिलीजिंग की स्पेलिंग, तो थोड़ा सा देख लेना। तो हाइपोथैलेमस का जो पार्ट है, तो वो क्या निकालेगा, एक हार्मोन निकालेगा जिसका नाम होगा जीएनआरएच। जीएनआरएच का फुल फॉर्म होता है गेनोडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ओके, अब एक गेनोडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, नाम ही बता रहा है गेनोडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। यानी ये क्या कराएगा, जो गेनोड होते हैं हमारे, गेनोड को हम कहते हैं टेस्टिस और ओवरी। यदि मेल के अंदर है तो उस गेनोड का नाम होता है टेस्टिस, और फीमेल है तो उसका नाम होता है ओवरी। लेकिन ये अभी डायरेक्ट वहां गेनोड पे काम नहीं कर रहा है, ये कोई एक मैसेज दे रहा है किसी को। क्या मैसेज दे रहा कि गेनोडोट्रोपिक लीजिए, गेनोडोट्रोपिक हार्मोन को निकलवाइए। तो कौन ये मैसेज किसको देगा, ये जीएनआरएच कहाँ पे जाएगा,
इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट बताए थे आपको, उसमें से एक पार्ट था इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या नाम था? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पे जाके ये हार्मोन काम करेगा जीएनआरएच, और जब इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करेगा और उसको बताएगा, जीएनआरएच जाके क्या बताएगा कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन निकालना है तुमको, तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? हार्मोन निकालेगी। कौन से? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जिनका नाम होता है एफएसएच एंड एलएच। ये होते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। इनका नाम है क्या? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। क्यों नाम है इनका गोनाडोट्रोपिक हार्मोन? क्योंकि ये गोनोड्स पे जाके काम करेंगे। इनको हम कहते थे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ध्यान रखना इनका नाम है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो इसको निकलवाने के लिए जो मैसेज आया था वो क्या आया था? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस ने, देखो जो हार्मोन है एफएसएच एनएलएच वो निकालेगा कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको दिख रहा होगा निकाल कौन रहा है? पिट्यूटरी का भाग, कौन सा भाग? अग्रभाग, इंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वो एफएसएच एनएलएच निकाल रही है। बट वो डायरेक्ट नहीं निकालती जब तक उसे कोई बताएगा नहीं, क्योंकि वो सेंस नहीं कर पाते कि हार्मोन कम है ज्यादा है। इसका काम, ये काम किसका है? हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को बताएगा कि साहब अब एफएसएच एनएलएच निकालने की जरूरत है। तो हाइपोथैलेमस कैसे बताएगा? क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास पैर तो नहीं है कि वो जाके चल के जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, उसको बताएगा कि आपको एफएसएच एंड एलएच निकालना है। तो उसको एक मैसेज देना पड़ेगा। तो मैसेज देने के लिए वो क्या निकालता है? जीएनआरएच। क्या निकालता है? जीएनआरएच। तो हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देने के लिए एक हार्मोन निकाला जिसका नाम होता है जीएनआरएच, और ये जीएनआरएच जाके काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है क्या? एफएसएच एनएच। अब इस ये कौन से हार्मोन है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है तो ये कहां पर काम करेंगे? गोनोड्स पे काम करेंगे, गोनोड्स पे काम करेंगे। अच्छा, गोनोड्स हम पढ़ कहाँ रहे स्पर्मेटोजेनेसिस? मेल के अंदर। तो मेल का गोनोड्स क्या होता है? टेस्टिस। मेल का जो गोनोड्स है वो क्या है? टेस्टिस। तो कुल मिला के एफएसएच एंड एलएच कहाँ पे काम करने वाले हैं? टेस्टिस पे काम करने वाले हैं। टेस्टिस पे कहाँ काम करेंगे? हमने बताया था टेस्टिस के अंदर 3 सेल थी, इसलिए मैंने 3 सेल पे आपको शुरू में बताई थी। एक कौन सी थी? जर्म सेल। क्या थी? जर्म सेल। और एक कौन सी थी? सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। और एक कौन सी थी? लीडिंग सेल, या कि लीडिंग सेल, या इसी को हम इंटरस्टिशियल सेल कहते थे। तो जो एलएच एंड एफएसएच है वो टेस्टिस पे जाके इन तीनों ग्लैंड पे काम करेगा। जर्म सेल पे भी काम करेगा, सर्टोली सेल पे भी काम करेगा, और लीडिंग सेल पे भी काम करेगा। तो जब जर्म सेल पे काम करेगा तो स्पर्म को बनवाएगा। क्या करेगा? स्पर्म को बनवाएगा। सर्टोली सेल पे काम करेगा तो न्यूट्रिशन निकलवाएगा स्पर्म के लिए, और जब लीडिंग सेल पे काम करेगा तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलवाएगा। तो इसी की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो रही है जर्म सेल में, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए सर्टोली सेल भी काम कर रही है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालना है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो लीडिंग सेल निकाल रही है, बट वो अपने आप नहीं निकालते। उनको निकलवाने के लिए क्या चाहिए? एफएसएच एंड एलएच चाहिए। कौन चाहिए? एफएसएच एंड एलएच चाहिए। और एफएसएच और एलएच को निकालने के लिए क्या चाहिए? पिट्यूटरी ग्लैंड चाहिए। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन बताएगा? जीएनआरएच बताएगा। जीएनआरएच कहाँ से आया? हाइपोथैलेमस से आया। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है जो क्या करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। ये चीज मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस होगी कहाँ? जर्म सेल में ही तो होगी, लेकिन उसको कोई करवा रहा है, और वो करवाने वाला कौन है? हार्मोन। कौन सा? एफएसएच एलएच। तो फिर वो कहाँ से आया? पिट्यूटरी ग्लैंड से आया। पिट्यूटरी ग्लैंड को किसने बताया? जीएनआरएच ने बताया। जीएनआरएच किसने निकाला? हाइपोथैलेमस ने निकाला। तो अपन ये देख रहे थे कि रोल ऑफ हार्मोन इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो कौन कौन से हार्मोन का रोल है? तो आपने देखा जीएनआरएच का रोल है, जो किसने निकाला था? हाइपोथैलेमस ने निकाला था। जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके क्या करता है? एफएसएच एलएच निकलवाता है। तो ये दोनों हार्मोन है। ठीक है, तो यदि पूछे कि कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं तो ये 3 हार्मोन काम करते हैं, जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच। शॉर्ट में बात करें तो ये 3 हार्मोन ही काम करते हैं। बट ये हार्मोन काम करते कैसे हैं ये पूरी मैकेनिज्म आपको एक फ्लो चार्ट में यहाँ पे मैंने समझा दी। तो ये हो गया रोल ऑफ हार्मोन इन स्पर्मेटोजेनेसिस। एनी डाउट किसी को भी? किसी के मन में कोई सवाल है? ओके, किसी को नहीं है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम
अभी हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा, अब हमने देखा रोल ऑफ हार्मोन इन स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। भाई तुमने शुक्राणु बना लिया, लेकिन शुक्राणु का क्या स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आता है। ठीक है, एक तो पहला क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, इसमें कौन से हार्मोन इन्वॉल्वमेंट होते हैं और कौन से हार्मोन मदद करते हैं। तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस का वो फ्लो चार्ट बना देना और 3 हार्मोन के नाम लिख देना जो भी बताए। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और नीट वगैरह में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में से काफी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसके डिफरेंट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्पर्म का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, चलिए। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ स्पर्म को एक अच्छा स्पर्म में बना पाऊँ, ताकि आपको इजीली चीजें समझ में आए। ठीक है, वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट फिर भी आपके समझने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो ये स्पर्म के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अब। ये जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज एक्रोजोम। इसका नाम क्या होगा, एक्रोजोम। तो इन नाम्स को आप बोलते जाएंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि इनको याद भी करना है। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक्रोजोम। फिर इसके नीचे जो नेक्स्ट पार्ट है, एक्रोजोम के बाद का जो पार्ट है, इसका नाम होता है क्या, यहाँ पर न्यूक्लियस। तो ये मैं यहाँ पे न्यूक्लियस बना रहा हूँ। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। फिर यहाँ पर मिडिल पीस है ये, और मिडिल पीस के बाद यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बनाए मैंने। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ स्ट्रक्चर है, ये। ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, एक बार आप एनसीईआरटी का डायग्राम चेक करना इस तरीके से। ठीक है, चल। चल, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनके नाम देखते हैं। चल, जो ये पहला पार्ट है जिसे इन्होंने ये, पहले हम स्पर्म की बात करें पूरे, कि इसके अंदर स्पर्म को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, दिस इज अ नेरो सेकेंड पार्ट, दिस इज अ थर्ड पार्ट, एंड दिस इज अ लास्ट पार्ट। ठीक है, जो पहला पार्ट है उसका नाम है हेड। इसको हम क्या कहते हैं, हेड। हेड मतलब सिर, क्या ये सिर है। उसके जो बीच में है, इसको हम नेक कहते हैं, स्पर्म का नेक, यानी कि इसको ग्रीवा, हिंदी में क्या है, ग्रीवा। ठीक है, इसके बाद बीच में है मिडिल पीस, मिडिल पीस, मिडिल पीस, यानी कि इसको, ये है मध्य भाग। ठीक है, मध्य भाग, मिडिल पीस। एंड इसका जो लास्ट पार्ट है, दिस इज अ टेल। लास्ट पार्ट का नाम क्या है, टेल। टेल यानी कि पूंछ। तो ये है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 भाग देखने को हमें मिले। पहला भाग है क्या, हेड। दूसरा है क्या, नेक। तीसरा क्या है, मिडिल पीस। और चौथा क्या है, टेल। इसके डायग्राम के लिए आपने दिमाग में बिठा लिया तो सारे पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाएंगे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आओ देखते हैं। जो हेड है ना, हेड के अंदर तुमने देखा होगा, एक मैंने ऊपर ये बनाया है, दिस इज नोन एज एक्रोजोम। ठीक है, एक्रोजोम, इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोजोम। ये क्या है, एक्रोजोम है। और ये जो हमने बीच में बनाया है हेड के अंदर, वो क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। तो हेड के अंदर आपने 2 पार्ट देखे, एक है एक्रोजोम, ठीक है, और दूसरा क्या है, न्यूक्लियस। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करें, ग्रीवा, नेक। तो नेक के अंदर कोई अलग से पार्ट नहीं है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो मैंने रेड से बनाया है, दिस स्ट्रक्चर नोन एज अ सेंट्रियोल। ये क्या है, सेंट्रियोल है। क्या है, सेंट्रियोल है। फिर नीचे जाते हैं तो मिडिल पीस के अंदर जो मैंने ये बनाए हैं, दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इनका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
तो ये जो नाम मैंने लिखे हैं, ये नाम डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इन नाम का के फंक्शन क्या है जो मैं लिख रहा हूँ, इनके फंक्शंस क्या है, इनको आपको अच्छे से देखना है। देखो ये पार्ट्स नहीं बता रहा हूँ, पार्ट्स तो आपको ये याद रखने हैं कि स्पर्म के 4 पार्ट्स हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, ठीक है। अब हेड के अंदर क्या है, तो हेड के अंदर एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है। इसके बाद नेक की मैं बात करें तो नेक के अंदर स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल है। मिडिल पीस के जो अंदर प्रेजेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और टेल के अंदर क्या है वो अपने को नहीं देखना, सिर्फ टेल का फंक्शन देखेंगे। तो ये है स्पर्म का स्ट्रक्चर। अब देखो एक्रोसोम का काम क्या है, तो एक्रोसोम का काम होता है एंजाइम का सिक्रीशन करना। क्या करना, एंजाइम का सिक्रीशन करना। और कौन से एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या करने वाले हैं, हेल्प, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है कि जब ओवम से स्पर्म मिलता है और स्पर्म ओवम के अंदर इंटर करता है, तो दिस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फिर वो जायगोट बनाता है, जायगोट बेबी बनाता है, ये आपको पता है। बट यदि फर्टिलाइजेशन करवाना है स्पर्म का किसके थ्रू, किसके किसमें, ओवम में, यदि ओवम को फर्टिलाइज करवाना है स्पर्म की मदद से, तो आपको एक एंजाइम की भी रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे कुछ एंजाइम भी मदद करते हैं, और वो एंजाइम कौन निकालता है, एक्रोसोम। तो ये नीट वगैरह में पूछा जाता है कि एक्रोसोम का क्या काम है, एक्रोसोम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही है जो स्पेशल टाइप के एंजाइम निकलवाएगा, और वो एंजाइम क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे किसको, ओवम को, फर्टिलाइजेशन में मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे, तो ये एंजाइम जो है, वो एंजाइम जो है, वो जो ओवम होगा, ओवम की लेयर बहुत होती है, अभी ओवम पढ़ाऊंगा मैं, ओवम में काफी लेयर होती हैं, और इन लेयर को क्रॉस करना पड़ता है किसको, स्पर्म को। तो जब इस लेयर को क्रॉस करना है तो इस लेयर को तोड़ना पड़ेगा, जो अंडाणु है, ओवम के लेयर को तोड़ना पड़ेगा। और ओवम के लेयर को तोड़ने के लिए ये क्या करता है, एक्रोसोम जो स्पर्म के आगे रहेगा, वो एक्रोसोम क्या निकाल देगा, वो एक्रोसोम क्या निकाल देगा, एंजाइम, और एंजाइम से लेयर हो जाएगी, टूट जाएगी। जब लेयर टूट जाएगी तो स्पर्म एंट्री मार देगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसी के अंदर, हेड के अंदर नेक्स्ट पार्ट जो है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का क्या काम है भाई, भाई न्यूक्लियस का तो इंपॉर्टेंट काम है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। तो क्योंकि ये स्पर्म है, तो किसका जेनेटिक मटेरियल होगा न्यूक्लियस के अंदर, मेल का, फादर का। तो फादर का जो जेनेटिक मटेरियल आपको मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, न्यूक्लियस से, जो कहाँ प्रेजेंट है, हेड में, किसके, स्पर्म के। तो पूरा इतना बड़ा स्पर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके अंदर जो 50% इंफॉर्मेशन है फादर की, वो इंफॉर्मेशन कौन ने दी है, न्यूक्लियस ने दी है। तो फिर पूरे इतने बड़े स्पर्म में बाकी चीज की क्या जरूरत है, तो भाई स्पर्म को वहां पहुंचना है ओवम के पास, तो जितने भी पार्ट्स है ना वो सब मदद करते हैं। जैसे एक्रोसोम, एक्रोसोम ने मदद किया फर्टिलाइजेशन में, भाई रोल तो है उसका, नहीं तो ये जो न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल है, वो अंदर पहुंच कैसे पाएगा, तो उसको पहुंचाने में मदद करेगा एक्रोसोम। ओके, नेक्स्ट आता है सेकेंड पार्ट, जिसका पार्ट, सेकेंड पार्ट का नाम है नेक। और नेक के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये सेल डिवीजन में मदद करवाता है। किसमें करवाएगा, सेल डिवीजन में। जब आपका स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, तो स्पर्म जब ओवम को फर्टिलाइज कर देगा तो बनेगा जायगोट। लेकिन जायगोट तो बेबी नहीं है, जायगोट को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू डिवाइड करके बहुत सारी सेल बनानी पड़ेगी, वो सेल आपस में जुड़ जाएंगी, एम्ब्रियो बनाएंगे, और एम्ब्रियो बेबी बनाएगा, बेबी में कन्वर्ट होगा। तो इतना बड़ा बेबी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन का जो काम करवाएगा वो करवाएगा सेंट्रियोल। आपको पढ़ता होगा 11th में, मैंने बताया था कि जब भी कहीं सेल डिवीजन होगा, सेंट्रियोल की मदद से होगा। तो सेंट्रियोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। इसी तरीके से जो नेक्स्ट पार्ट है मिडिल पीस, मिडिल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस, एनर्जी पावर हाउस कहते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन। तो मिडिल पीस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, किसके लिए, स्पर्म के लिए। क्यों करेगा, ताकि इसकी मोटिलिटी अच्छी हो, ठीक है, अच्छी मोटिलिटी होगी यानी चलनशीलता के लिए। भाई स्पर्म चलेगा तो चलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। भाई मेल की बॉडी से जब स्पर्म निकलेगा और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचेगा वेजाइना में, लेकिन वेजाइना में ओवम तो नहीं, ओवम कहाँ पर होता है, एम्पुला पे होता है। एम्पुला का क्या है, एम्पुला है फेलोपियन ट्यूब का पार्ट। तो वहां तक जाने के लिए स्पर्म को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करेगा टेल से, टेल को घुमाएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, स्विमिंग होगा, ये चलेगा, तो स्पर्म चल के कहाँ पहुंचेगा,
ओबम के पास पहुंचेगा। लेकिन पूंछ तो तभी लाएगा ना जब उसके पास एनर्जी होगी। भाई उसके चलने के लिए जो पूंछ इंपॉर्टेंट है, बट पूंछ तभी हिला पाएगा, जो टेल है तभी मूवमेंट कर पाएगा जब एनर्जी हो। और एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसके चलने में कौन मदद कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है टेल। तो टेल का तो आप पता ही है कि यही यही तो है, हेल्प कर रही, हेल्प इन मोटिलिटी। मोटिलिटी यानी चलने में, चलनशीलता में मदद कर रही टेल। लेकिन किसकी वजह से कर रही है मदद? एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो एनर्जी मिल रही है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो चलने में मदद टेल ही कर रहा है। टेल ही तो हिलेगा जिससे स्पर्म आगे जाएगा सांप की तरह। बट उस टेल को हिलाने के लिए क्या चाहिए होगा? एनर्जी। और एनर्जी देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर होता है? मिडिल पीस में होता है। अच्छा, सेल डिवीजन कौन करवाता है? सेंट्रियोल। वो कहाँ पर होता है? नेक पे होता है। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल कौन देगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? हेड पे होता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन में कौन मदद कर रहा है? एक्रोसोम कर रहा है एंजाइम निकाल के। वो कहाँ पर होता है? वो भी हेड पे होता है। तो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ओके। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के अंदर अब हम थोड़ा सा जल्दी से एक बार डिटेल में वापस से एक बार बात करते हैं कि स्पर्म के अंदर तुमने 4 पार्ट देखे। पहला पार्ट तुमने हेड देखा था। क्या देखा था? हेड। और हेड का काम क्या है? तो हेड के अंदर हमने देखा था 2 पार्ट थे। हेड के अंदर 2 चीजें हमने देखी, एक था एक्रोसोम और एक था न्यूक्लियस। ये देखा था। तो एक्रोसोम क्या करता था? ये एंजाइम निकालता था। और ये एंजाइम क्या करता था? हेल्प करता था किसके अंदर? हेल्प करता था किसमें? फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन में मदद करता था। उसी तरीके से न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता था? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। भाई जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही क्या होती है? इन्फॉर्मेशन, कि बेबी कैसे बनेगा। जो 50% कैरेक्टर है वो फादर के किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये तो हेड के अंदर आपको याद रखना है कि हेड हेड जो स्पर्म का सबसे पहला पार्ट होता है। ठीक है, जिसके अंदर एक्रोसोम होता है और न्यूक्लियस होता है। एक्रोसोम क्या करता है? एंजाइम निकालता है जो निषेचन में मदद करता है। और न्यूक्लियस क्या करता है? इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो इन्फॉर्मेशन देता है। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट क्या होता है? नेक। ठीक है, नेक। नेक के अंदर क्या है? खास बात है, इसके पास है सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल क्या करवाएगा? हेल्प करेगा। किसके अंदर हेल्प करेगा? सेल डिवीजन में। भाई बेबी तब बनेगा ना जब बहुत सारी सेल बनेंगे। और सेल डिवीजन के द्वारा ही तो सेल बनती हैं। तो ये सेल डिवीजन कौन करवाएगा? सेंट्रियोल करवाएगा। अच्छा, ये नेक कौन सा पार्ट है? तो ये हेड और मिडिल पीस के बीच का पार्ट है। ओके। तो ये तो आपको डायग्राम में दिख ही रहा है कि किसका कौन सा पार्ट है। देखो उसके बाद क्या है? मिडिल पीस है। उसके आगे हेड है। और बीच में क्या है? मिडिल पीस। तो हेड और मिडिल पीस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? नेक। और नेक के अंदर होता है सेंट्रियोल, जो क्या करता है? हेल्प करता है सेल डिवीजन में। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखें। थर्ड पार्ट होता है मिडिल पीस। मिडिल पीस। तो मिडिल पीस के अंदर क्या होता था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया तो सबको पता है, एनर्जी हाउस है, पावर हाउस है, यानी एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और एनर्जी प्रोड्यूस किसके लिए कर रहा है? स्पर्म के लिए कर रहा है, ताकि स्पर्म क्या करे? टेल का मूवमेंट कर पाए। टेल का मूवमेंट करवाएगा तभी तो स्पर्म क्या होगा? आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो टेल का मूवमेंट करेगा तो स्पर्म आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो टेल के मूवमेंट के लिए चाहिए एनर्जी। और एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? मिडिल पीस के अंदर होता है। फिर लास्ट था टेल। तो टेल क्या है? इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म। ये स्पर्म का लास्ट पार्ट है, जो क्या करता है? स्पर्म की चलनशीलता में, मोटिलिटी में हेल्प करता है, ताकि स्पर्म कहाँ पहुंच पाए? ओवम के पास पहुंच पाए, क्योंकि ओवम तो चलता नहीं। तो ओवम तक पहुंचाना है तो तुम्हें किसको पहुंचाना पड़ेगा? स्पर्म को। और स्पर्म को पहुंचाने के लिए क्या चाहिए होगा? टेल। ठीक है, तो टेल मदद करेगी उसको पहुंचाने में। ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में कोई डाउट? हाँ। हाँ बोलो। हाँ आ रही हमें, तुम बोलो। हम्म। हाँ। एंजाइम जैसे स्पेशल नाम है एंजाइम्स के, बट वो जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि एंजाइम है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। स्पेशल वहाँ पे एंजाइम है जो आप, मैं आपको चलो बता दूंगा बाद में, अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मेरे को भी, बट मैं बता दूंगा। ठीक है। ओके। और कोई डाउट? और कोई डाउट है? चलो।
तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हो गया। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्पर्म एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में और स्पर्म जो बनने की प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं आपको, जो मैं एनसीईआरटी से छांट कर ही बता रहा हूँ। जरूरत है तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में देखो, ये सिर्फ याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में वगैरह में पूछे जाएंगे। देखो क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ध्यान रखना अच्छे से, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल की बॉडी से एक बार में 20 से 30 करोड़, 20 से 30 करोड़, यानी एक बार में, जब एक बार इंसेमिनेशन होता है, यानी एक बार मैथुन होता है, एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उस दौरान मेल की बॉडी से कितने स्पर्म निकलते हैं? तो ये आपको याद रखना कि 20 से 30 करोड़, और इसी को मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो 200 से 300 मिलियन। कितने? 200 से 300 मिलियन एक बार में निकलते हैं, यानी कि पर एजुकेलेशन, पर कोइटस या पर सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, इंटरकोर्स जब एक बार इंटरकोर्स होता है तो मेल की बॉडी से लगभग 20 से 30 करोड़ स्पर्म निकलते हैं। तब जाके कोई मेल किसी फीमेल के एग को फर्टिलाइज कर पाएगा। ध्यान रखना ये नंबर इंपॉर्टेंट है। यदि इस नंबर से स्पर्म की संख्या कम हो गई, यदि किसी भी मेल के अंदर 20 से 30 करोड़ यानी कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म नहीं निकलते, तो वो फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, फीमेल के ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो यदि आपको फर्टिलाइजेशन करवाना है तो एक बार में इतने स्पर्म निकालने पड़ेंगे। मेल की बॉडी से इतने स्पर्म निकलते हैं, जनरली निकलते हैं, क्योंकि जनरली सब के अंदर निषेचन की क्षमता होती है। कुछ लोग ऐसे देखा होगा मेल जो अपनी वाइफ को या ये ऐसी कोई वुमेन जो अपने हस्बैंड के साथ सेक्स इंटरकोर्स करती है बट वो फर्टाइल नहीं हो पा रही है, तो उसका वजह ये भी हो सकता है कि उस मेल के अंदर स्पर्म काउंट कम है। स्पर्म काउंट यानी स्पर्मों की संख्या क्या है? कम है। चलो, तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि इतनी स्पर्म तो चाहिए चाहिए। अब बात ये आती है कि यदि आपको, चलो ठीक है, इतने स्पर्म निकले, लेकिन उसमें और भी क्वालिटी होनी चाहिए। क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कि 60%, यानी 200 से 300 मिलियन का जो है, यानी 20 से जो 30 करोड़ है, उतने में, उतने का 60, ध्यान रखना अलग से नहीं बोल रहा हूँ, इसी का 60% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनका शेप क्या हो, शेप एंड साइज कैसा होना चाहिए? बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो भी पढ़ा के आया हूँ, पढ़ा के आया ना, कि हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है। हेड के अंदर एक्रोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, मिडिल पीस में सेंट्रियोल होता है, सॉरी नेक में सेंट्रियोल होता है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो जो भी आपने स्पर्म के स्ट्रक्चर पढ़ा ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि स्पर्म का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखाया है, तो उतने 60% का ऐसा होना चाहिए। क्या होता है कि जो 20 से 30 करोड़ स्पर्म निकलते हैं, सब स्पर्म अच्छे नहीं होते। ठीक है, सारे स्पर्म की संरचना कैसी होगी? एक जैसी अच्छी नहीं होगी। तो सारे स्पर्म की संरचना अच्छी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन फिर कितनी होनी चाहिए जो निषेचन करने में सक्षम हो? तो 60% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जो निषेचन करने में सक्षम हो। तो वो तभी हो सकते हैं जब उनका शेप और साइज कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। तो 60% का शेप एंड साइज नॉर्मल होना चाहिए। तो 60% मान लो कितना? मान लो 12 से 20 मिलियन, सॉरी 12 से 20 करोड़। 12 से 20 करोड़ स्पर्म ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल अच्छे दिखें। ठीक है, जैसा मैं दिखा के आया हूँ, चारों पार्ट्स दिखने चाहिए, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। चलो ये तो हो गया, लेकिन इसके अंदर एक और क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इनको यदि फर्टिलाइजेशन करना है, किसी ओवम को निषेचित करना है? तो जो 40% है, अब ये 60 का 40 बोल रहा हूँ, 20 से 30 करोड़ का नहीं बोल रहा हूँ, यानी जो 12 से 20 करोड़ है ना, इनकी बात कर रहा हूँ। तो 1220 करोड़ जो स्पर्म है, उसका जो 40% भाग है स्पर्म का, उनके अंदर अच्छी मोटिलिटी होनी चाहिए। मोटिलिटी स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए? मोटिलिटी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, गुड। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी उनके अंदर मोटिलिटी की क्षमता क्या होनी चाहिए? मोटिलिटी कैपेसिटी, यानी चलने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। और चलने की क्षमता डिपेंड करती है टेल पे, तो यानी कि टेल उनकी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि कितने हो गए? यदि हम 12 से 20 करोड़ का 40% देखें तो हमें कितना मिलेगा? लगभग 5 से 5 to 9 करोड़ लगभग। तो 5 से 9 करोड़ स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर मोटिलिटी अच्छी हो, तब जाके क्या हो सकता है? फर्टिलाइजेशन। ये तीनों पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तीनों पॉइंट यदि कोई किसी मेल के अंदर बिल्कुल सही चल रहे हैं,
यदि इसको क्वालिफाई करता है तब जाके उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्षमता है। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब कोई मेल 20 से 30 करोड़ स्पर्म निकालता है तब जाके कुछ स्पर्म पहुंच पाएंगे। क्यों? जब 20 से 30 करोड़ निकालता है और उसके अंदर 60% कैसे होने चाहिए, नॉर्मल शेप कैसे होने चाहिए, साइज के होने चाहिए, यानी कि उनका आकार अच्छा होना चाहिए, और उसके अंदर भी 40% कैसे होने चाहिए, बहुत तेजी से चलने। तो जब ये तीनों क्वालिफिकेशन कोई मेल के अंदर है, किसी मेल के स्पर्म के अंदर है, तो तब जाके उसमें से कुछ स्पर्म ओवम के पास पहुंचेंगे, और उनमें से भी सिर्फ एक स्पर्म है जो क्या कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए, बेबी बनाने के लिए एक स्पर्म बहुत है, बट वो स्पर्म को वहां तक पहुंचाना यदि आप चाहते हो ओवम तक, तो आपको एक बार में ये सारी क्वालिफिकेशन क्लियर करनी पड़ेंगी कि 20 से 30 का स्पर्म निकालना पड़ेगा, 60% उनका नॉर्मल शेप साइज होना चाहिए, और उसके अंदर भी 60 का भी 40% कैसे होने चाहिए, अच्छे तेज गति से चलने वाले होने चाहिए, ताकि क्या करें, स्पर्म वो जाके ओवम को फर्टिलाइज कर पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर, खत्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को एक बार वापस से देख लेते हैं जल्दी से कि हमने आज क्या क्या देखा। तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले आपको बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक पार्ट है किसका, गेमेटोजेनेसिस का, क्योंकि इसके अंदर भी गेमिट बन रहा। तो गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ गेमिट। अब यदि स्पर्म बना हो तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम बना तो जेनेसिस। oogenesis अभी नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये फीमेल का पार्ट है, अभी मेल का पार्ट पढ़ रहे, तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे। नेक्स्ट क्लास में हम oogenesis पढ़ेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देखा स्पर्म का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। फिर हमने ये देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस होगी कहाँ, तो ये होगी सर्टोली सेल के अंदर, सॉरी जर्म सेल के अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होगी, जर्म सेल के अंदर। तो और बाकी का काम क्या है, जो सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, लीडिंग सेल क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालेगी। ओके, तो ये 3 सेल्स के बारे में आपको याद रखना है, जर्म सेल, सर्टोली सेल और लीडिंग सेल। बट क्योंकि हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है वो जर्म सेल है, क्योंकि ये जर्म सेल ये जहां स्पर्म प्रोडक्शन होगा, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। स्पर्मेटो जो जेनेसिस है वो कहाँ पर होगा, जर्म सेल के अंदर होगा। कैसे होगा, तो ये हमने देखा था। ठीक है, एक बार मैं स्पर्मेटोजेनेसिस वापस से मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में भी। ठीक है, आओ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये खाली स्लाइड है, यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आओ देखो स्पर्मेटोजेनेसिस वापस से सभी लोग। देखो, हमने देखा था कि हमारे जो टेस्टिस वहाँ पे एक जर्म सेल है, क्या है, जर्म सेल। एक मतलब बहुत सारी जर्म सेल होती हैं, और जर्म सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 22n है। 2n का मतलब कितने होते हैं, 46। ओके, तो जर्म सेल के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मतलब क्या हो गया, समसूत्री विभाजन। माइटोसिस का मतलब क्या होगा, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो सेल बनती हैं, ठीक है, 2 सेल बनेगी। जर्म सेल भी एक सेल है जो उसके अंदर ट्विन है, ये जर्म सेल है, मान लो इसके अंदर ट्विन क्रोमोसोम है। इसके अंदर डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेगी, और 2 सेल माइटोसिस से बनी है, तो इनके अंदर क्रोमोसोम भी क्या होगा, ट्विन ही होगा। क्योंकि पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, सेम रहते हैं। अच्छा, तो ये जो बन गए, अब इनका नाम क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या हुआ, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसी के अंदर जो एक क्या होता था, रिजर्व रिजर्व कर लेते थे, नेक्स्ट टाइम के लिए रिजर्व कर लेते थे, और एक के अंदर हम क्या करवाते थे, ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होती थी, फूड से, फूड मिलता था, और ये फूड कौन देगा, सर्टोली सेल। इसीलिए तो मैं बताया था कि सेल को आप इंपॉर्टेंट है। सर्टोली सेल क्या करेगी, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो स्पर्म को न्यूट्रिशन देगी ना, स्पर्म को बनाने में। तो ग्रोथ कहाँ से हुई, फूड से, और फूड कौन देगी, सर्टोली सेल देगा। ओके, तो ग्रोथ होगी तो इसका साइज क्या होगा, पहले से बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि ग्रोथ हुई है, सेल डिवीजन नहीं हुआ है, ध्यान रखना, ग्रोथ हुई है, सेल डिवीजन नहीं हुआ, तो एक ही सेल रहेगी। ग्रोथ करवाई तुमने सिर्फ सेल की। ओके, अब ग्रोथ हो गई, अब इसके अंदर वापस से तुमने क्या कराया, डिवीजन कैसे कराया, इसके अंदर आपने करवा दिया क्या, म्यूसिस 1। और जब म्यूसिस 1 होता है तो चीजें आधी हो जाती हैं, याद रखना, आधी हो जाएंगी, यानी सेल तो बन जाएगी 2, बट दोनों सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम होगा, एन होगा। और एन का मतलब कितने हो गया, 23, क्योंकि 2n का मतलब 46 है, तो n का मतलब क्या हुआ, 23। और जो स्ट्रक्चर बनी, जो सेल बना, इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, अब इसके अंदर भी क्या होगा, वापस से डिवीजन होगा। वापस से डिवीजन किससे होगा, म्योसिस 2 होगा।
दोनों के अंदर म्यूसिस 2 होगा। जो म्यूसिस 2 होगा तो दोनों सेल से कितनी सेल बनेंगे? 4, क्योंकि एक सेल से 2 बनेगी तो 2 से 4। और इनके अंदर क्रोमोसोम क्या रहेगा? म्यूसिस हुआ है, म्यूसिस 2 किसके बराबर होता है? माइटोसिस के बराबर। यानी कि जैसा माइटोसिस होता है वैसे म्यूसिस होता है। तो माइटोसिस में क्या होता था? क्रोमोसोम नंबर सेम रहते थे, हाफ नहीं होते थे, म्यूसिस में होते थे। तो तुमने यहाँ देखा म्यूसिस मैंने हाफ कर दिया, 2n से nn कर दिया, ठीक है। लेकिन जब म्यूसिस 2 होगी तो क्रोमोसोम कितने रहेंगे? पहले के समान। तो पहले n थे तो बाद में भी क्या रहेंगे? n। और जो स्ट्रक्चर बना दिस इज नोन एज स्पर्मेटिड। इसका नाम क्या है? स्पर्मेटिड। लेकिन स्पर्म नहीं बना। स्पर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके अंदर पूंछ का डेवलपमेंट करवाना पड़ेगा, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये बन जाएंगे स्पर्म। तो हर सेल क्या बनाएगी? एक स्पर्म। जब हर सेल से एक स्पर्म बनेंगे, ये क्या है? स्पर्म। तो स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसका नाम होगा स्पर्मियोजेनेसिस। का क्या नाम होगा उसका? स्पर्मियोजेनेसिस। तो जर्म सेल के अंदर माइटोसिस हुआ तो प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। और प्राइमरी सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। उसके अंदर तुमने करवा दी ग्रोथ, ग्रोथ करवा दी तो साइज उसका बढ़ गया, साइज बढ़ गया। फिर उसके अंदर तुमने करा दी म्योसिस, तो म्योसिस कराई तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। फिर उसके करा दी म्योसिस 2, तो म्योसिस 2 जैसे हुई तो स्पर्मेटिड बन गया। और फिर फाइनली उसके अंदर क्या बना दिया तुमने? स्पर्म बना दिया। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद हार्मोन्स वगैरह के देखे थे और स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था। तो आई होप इसको आप इतना करेंगे, और कोई डाउट आता है तो फिर इसके बाद मुझे बताएंगे कि क्या डाउट है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में या कल की क्लास में या फिर आज ही जो डाउट होगा वो बता देना, तो मैं उसको कवर कर दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा। ओके, कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछ लो, नहीं तो फिर क्लास खत्म करें। जल्दी बोलो। समझ में आ गया हर्षित? ओके, आरुषि समझ में आया? कीर्ति? ओके, तो इसके भी मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, फटाफट आप लोग इसको जाके पढ़ेंगे और कोई डाउट आएगा तो मुझे बताएंगे। ओके। ओके।